यूनिट 8 जैवयांत्रिकी एवं खेलकूद। इस इकाई का अध्ययन पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित कार्य कर सकेंगे। न्यूटन के गति के नियम और खेलों में इसके अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। संतुलन की अवधारणा और खेलों में इसके अनुप्रयोग को पहचान सकेंगे। लीवर का वर्गीकरण कीजिए और खेलों में इसका उपयोग कर सकेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानेंगे और खेलों में इसे लागू कर सकेंगे। खेलों में घर्षण और अनुप्रयोग को परिभाषित कर सकेंगे तथा खेलों में प्रक्षेप्य की अवधारणा को समझ सकेंगे। जैवयांत्रिकी अर्थात बायोमैकेनिक्स शब्द दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है, बायो और मैकेनिक्स। बायो शब्द का अर्थ जीव या जीवित वस्तुओं से है तथा मैकेनिक्स का संबंध गति से है। इस प्रकार बायोमैकेनिक्स शारीरिक गतिविधियों तथा सक्रिय मांसपेशियों की क्रियाओं का ज्ञान है। बायोमैकेनिक्स को शारीरिक जोड़ों के यांत्रिक प्रणालीबद्ध अध्ययन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। जीवयांत्रिकी शक्तियों व जीवित प्राणियों पर उनके प्रभावों का अध्ययन है। बार्टलेट आर के अनुसार खेलकूद में मनुष्यों की गति व अध्ययन को जीवयांत्रिकी कहा जाता है। जीवयांत्रिकी का मुख्य उद्देश्य जीवित प्राणी की गति व इसकी शक्ति का प्रयोग होता है। बायोमैकेनिक्स एक ऐसा विज्ञान या अध्ययन है जिससे प्रशिक्षक, शिक्षक या खिलाड़ी खेल प्रदर्शन से संबंधित समस्याओं के बारे में समाधान खोजते हैं, जिसके लिए इन सभी को बायो में सिद्धांतों का, अवधारणाओं का समुचित ज्ञान होना जरूरी होता है, जिससे कि प्रशिक्षक व खिलाड़ी स्वयं अपने कौशलों के संबंध में सही विश्लेषण कर पाए। वह खेलकूद आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन कर उचित व अनुचित प्रभावों का विश्लेषण कर सकते हैं, उसके अंतर को स्पष्ट कर पाते हैं। 2 त्वरण का नियम। इसे न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी में उत्पन्न त्वरण उस पर प्रहार करने वाली शक्ति के समानुपातिक होता है, अर्थात किसी वस्तु की गति में परिवर्तन लगाए गए बल के समानुपाती होता है और यह लगाए गए बल की सीधी रेखा में होता है तथा अधिक संहति वाली वस्तु की गति में परिवर्तन के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसका त्वरण लगाए बल के समानुपाती तथा संहति के विलोमानुपाती होता है। यदि दो समान शक्तियों भिन्न भिन्न संहति वाली दो वस्तुओं पर लगाई जाती है तो कम संहति वाली वस्तु अधिक तीव्र गति से चलेगी। यदि दो असमान ताकतों को बराबर संहित में वस्तुओं पर लागू किया जाता है तो जिस ऑब्जेक्ट को अधिक बल मिलेगा वह तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके विपरीत अगर दो अलग अलग वस्तुओं पर बार बार बल लागू किया जाता है तो हल्की वस्तु तेजी से आगे बढ़ेगी। इस प्रकार दूसरा नियम बल, संहति और त्वरण के बीच सही संबंध स्थापित करता है। 3 प्रतिक्रिया का नियम। इसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान व विपरीत बल लगाती है। यह नियम भी विभिन्न खेलों में लागू होता है। खिलाड़ियों को इस नियम का ज्ञान होना जरूरी है। 3 प्रतिक्रिया का नियम। इसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान व विपरीत बल लगाती है। यह नियम भी विभिन्न खेलों में लागू होता है। खिलाड़ियों को इस नियम का ज्ञान होना जरूरी है। लीवर के प्रकार तथा खेल में उनकी उपयुक्तता।
लीवर एक कठोर पट्टी होती है जो स्थायी केंद्र के चारों ओर घूमने में सक्षम होती है, जिसे आधार कहते हैं। लीवर सामान्य रूप से काम को आसान बनाता है। उदाहरणार्थ, जो भी भारी है उसे आसानी से हिलाना या जल्दी से चलाना है। जब हम व्यायाम करते हैं तो अधिकतर हमारी गति में लीवर का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, जब हम दौड़ते हैं, भार उठाते हैं, लात मारते हैं या गेंद फेंकते हैं, तो इन सभी क्रियाओं में लीवर का उपयोग शामिल होगा। शरीर के भीतर एक लीवर प्रणाली एक वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए लीवर हड्डी का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए, जब हम दौड़ते हैं तो स्थानांतरित होने वाली वस्तु होते हैं, लेकिन गेंद को किक करते समय स्थानांतरित होने वाली वस्तु गेंद होती है। सभी लीवर प्रणाली 4 घटकों से बनी है। 1. भार, 2. आधार, 3. प्रयास तथा 4. लीवर वह वस्तु जिसके लिए गति की आवश्यकता होती है। प्रयास वह पेशी बल है जिसका उपयोग हम वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। आधार वह जोड़ है जिसके चारों ओर गति होती है, और कंकाल की हड्डियां लीवर है। यदि लीवर सिस्टम के आरेख को रेखाचित्रित करने को कहा जाए तो आपको सभी 4 भागों को शामिल करना होगा। लीवर के प्रकार। 1. श्रेणी आई लीवर। एक प्रथम श्रेणी लीवर में बल और प्रतिरोध के बीच स्थित आधार होता है। उदाहरण, सीसॉ, कैंची, साइकिल का ब्रेक, नौकायन। नौकायन में अक्ष पर चप्पू पर बल का प्रयोग। 2. श्रेणी टू लीवर। एक द्वितीय श्रेणी लीवर में आधार और बल के बीच स्थित भार या प्रतिरोध होता है। उदाहरण, व्हील बैरो, पंचिंग मशीन, सीधा दंड, कैलिस्थेनिक, पैरों को जमीन से ऊपर उठाना आदि। 3. श्रेणी 3 लीवर। तृतीय श्रेणी के लीवर में आधार और प्रतिरोध के बीच स्थित बल होता है। उदाहरण, बेसबॉल का बल्ला, नौका पैडल, दोनों का मोड़ना आदि। खेल में लीवर की उपयुक्तता के कुछ उदाहरण। 1. क्रिकेट का बल्ला, द्वितीय श्रेणी। फुलक्रम हैंडल का शीर्ष है, भार बल्ले का शरीर है तथा बल हैंडल की गर्दन के पास है। 2. लात मारना, निचला अंग। तीसरा वर्ग घुटने के जोड़ पर फुलक्रम, अंतर्जघिका पर बल, 4 सिरों वाली पेशी संलग्नी, भार पैर पर है। 3. कूदना, अभिपातल आकुंचन, द्वितीय श्रेणी। भार पैर की उंगलियों पर होता है, आधार एड़ी पर होता है और बल आपका वजन होता है जो आपकी एड़ी के पूर्वकाल में होता है। 4. ऊपर या नीचे या अगल-बगल देखना। आपका सिर आपके एटलस हड्डी और ओसिसिपिटल हड्डी के जोड़ पर संतुलित है, जो सीसो की तरह ही घूमता है। संतुलन, गतिशील और स्थिर और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और खेल में इसका अनुप्रयोग। संतुलन एक ऐसी अवस्था है जिसमें विरोधी बल या प्रभाव संतुलित होते हैं। जब शरीर पर कार्य करने वाले सभी बल समान और विपरीत बलों द्वारा प्रतिसंतुलित होते हैं, जिससे बलों का योग 0 के बराबर हो सकता है, इसे संतुलन की स्थिति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, संतुलन तब होता है जब किसी बिंदु पर कार्य करने वाला परिणामी बल 0 होता है, अर्थात सभी बलों का सदिश योग 0 होता है। संतुलन की स्थिति तब होती है जब शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार के ऊपर होता है और गुरुत्वाकर्षण की रेखा आधार के भीतर आती है। जमीन के संपर्क में शरीर की सतह जितनी बड़ी होती है, आधार का आधार उतना ही बड़ा होता है। इस प्रकार बैठने की स्थिति में खड़े होने की तुलना में समर्थन का एक बड़ा आधार होता है। संतुलन के प्रकार।
संतुलन दो प्रकार का होता है। एक, गतिशील संतुलन। विभिन्न शारीरिक गतिविधियों को करते हुए शरीर का संतुलन बनाए रखना गतिशील संतुलन कहलाता है। चूंकि गति अधिकांश खेलों का मुख्य भाग है, सफलता प्राप्त करने और रोमांचक और कुशल तरीके से गतिविधियों को करने के लिए संतुलन आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब कोई जिम्नास्टिक में दौड़ रहा हो या गाड़ी का पहिया चला रहा हो। दो, स्थैतिक संतुलन। जब गुरुत्वाकर्षण का केंद्र स्थिर स्थिति में होता है, तो यह स्थिर संतुलन होता है। स्थैतिक संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र आधार के अंदर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिम्नास्टिक में फ्लोर इवेंट्स की शुरुआत में हैंडस्टैंड करना स्टैटिक पोजीशन है। स्थैतिक संतुलन के सिद्धांत। स्थैतिक संतुलन का सिद्धांत वस्तुओं या प्रणालियों के संतुलित होने के आधार पर होता है। यह उन वस्तुओं या प्रणालियों के संतुलित होने की स्थिति को वर्णित करता है जिनमें किसी भी बल के प्रभाव से उनकी स्थिति बिना किसी गतिशीलता के निरंतर रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार संतुलित स्थिति तभी होती है जब नेत्रित बलों के लिए समान मात्रा में वस्तु उपलब्ध होती है। एक स्थैतिक वस्तु की संतुलित स्थिति प्राप्त करने के लिए उसके केंद्र मास और भार के बीच संतुलन बनाया जाना जरूरी होता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए एक नेतृत्वीय बल का उपयोग किया जाता है जो वस्तु के केंद्र मास के बीच बना रहता है। इस नेतृत्वीय बल का उपयोग करके वस्तु की संतुलित स्थिति बनाई जा सकती है। स्थैतिक संतुलन का सिद्धांत भौतिकी और इंजीनियरिंग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का उपयोग निर्माण और निर्माण कार्यों में भी किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और खेल में इसका अनुप्रयोग। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र एक काल्पनिक बिंदु है जिसके चारों ओर पिंड या वस्तु संतुलित होती है। संतुलन की सभी स्थितियों में यह बिंदु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक व्यक्तित्व या वस्तु में गुरुत्वाकर्षण का एक केंद्र होता है जो उनकी गति के अनुसार बदलता रहता है। मनुष्य के शरीर में भार के केंद्र को गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह शरीर के भीतर या बाहर हो सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, यह बदलता रहता है। यह व्यक्तित्व के आकार पर भी निर्भर करता है। जब कोई व्यक्तित्व अपने दोनों हाथों को बगल में रखते हुए सीधा खड़ा होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बलों के स्तर पर स्थित होता है। खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ज्ञान होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, बास्केटबॉल में एक छलांग के दौरान एक खिलाड़ी ऊंचाई हासिल करने में सहायता के लिए दोनों हाथों को आगे और ऊपर की ओर घुमाता है। जब कोई खिलाड़ी हवा में होता है, तो वह एक हाथ को अपनी तरफ छोड़ देता है और दूसरे हाथ से अधिकतम पहुंच प्राप्त करने की कोशिश करता है। खेलों में खिलाड़ी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसकी खेलने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए खिलाड़ियों को अपने गुरुत्वाकर्षण और संतुलन के केंद्र की ओर ध्यान देना चाहिए। एक खिलाड़ी को खेलते समय निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए। संतुलन बनाए रखने के लिए गुरुत्व केंद्र को आधार रेखा के नीचे रखना चाहिए। संतुलन शरीर के वजन के अनुपात में होता है या वजन अधिक होने पर संतुलन अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण केंद्र की आधार रेखा का किनारा एक दिशा में गति के समानुपाती होता है। परोक्ष रूप से आधार से गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की ऊंचाई के समानुपाती होता है, अर्थात वस्तु जितनी ऊंची होगी संतुलन उतना ही कम होगा। खेलकूद में गुरुत्वाकर्षण केंद्र का उपयोग।
बेहतर परिणाम प्राप्त करने और मजबूत होने के लिए गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। एक, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में रक्षा की स्थिति। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में एक उच्च रक्षा स्थिति प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों ने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को आधार की ओर कम करने के लिए अपने पैरों को फैलाया। 2, स्प्रिंट। एथलेटिक्स में स्प्रिंट में शुरुआत गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के उपयोग का एक और उदाहरण है। हमें स्प्रिंट में तुरंत शुरुआत करनी होगी, इसलिए हम अपना वजन अपने हाथों पर सेट स्थिति में लेते हैं। इसलिए हम अपने वजन को संतुलित करते हुए तुरंत शुरुआत कर सकते हैं। प्रारंभ में शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र हाथों की आधार रेखा के किनारे पर पड़ता है। यदि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र रेखा के पीछे पड़ता है, तो इसे शुरू होने में समय लग सकता है, क्योंकि इसे आगे बढ़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। 3, कुश्ती। अगर कोई पहलवान चटाई पर गिर जाए और उसकी बाहें फैली हों और उसके दोनों घुटने और पैर चटाई पर हों, तो इस स्तर पर उसे उचित संतुलन की स्थिति मिलती है। इस पोजीशन में विरोधी खिलाड़ी के लिए उसे हटाना काफी मुश्किल होता है। 4, जिम्नास्टी। यदि कोई जिम्नास्ट हैंडस्टैंड कर रहा है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र हाथों की ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच होना चाहिए, अन्यथा वह अपना संतुलन खो देगा और गिर जाएगा। घर्षण और खेल। गति के पहले नियम के अनुसार एक स्थिर गति ही रहेगी तथा गतिशील वस्तु उसी दिशा तथा उसी चाल पर गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी शक्ति न लगाई जाए। गति का यह नियम पूर्णतया ठीक है, लेकिन व्यवहार में यह विपरीत ही दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, जब एक क्रिकेट या हॉकी बॉल को हिट किया जाता है, तो यह मैदान पर उस दिशा में तीव्रता से जाती है जिस दिशा में हिट करने के लिए शक्ति लगाई गई हो, लेकिन कुछ समय के बाद इसकी गति कम हो जाती है तथा अंत में स्थिर अवस्था में आ जाती है। ठीक इसी प्रकार जब एक गोला, चक्का, हैमर या जैवलिन फेंका जाता है, यह उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में शक्ति का प्रयोग किया गया था, लेकिन कुछ समय हवा में आगे चलने के बाद यह नीचे आने लगता है तथा अंत में मैदान पर आ जाता है। उपरलिखित उदाहरण यह दर्शाते हैं कि कोई बाहरी शक्ति है जो बॉल या हैमर आदि की गति का अवरोध करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी प्रत्येक वस्तु पर लागू होती है। इस प्रकार इस अवरोध करने वाले शक्ति को घर्षण कहा जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि घर्षण की शक्ति वह शक्ति होती है जो दो वस्तुओं के स्पर्श या संपर्क की सतहों पर विकसित होती है तथा सापेक्ष गति का विरोध करती है। दो सतहों के बीच संपर्क से उत्पन्न गति में प्रतिरोध घर्षण कहलाती है। सामान्यतः घर्षण के दो कारण होते हैं। प्रथम, सतहों पर खुरदरापन या अनियमितता घर्षण का कारण होती है। दूसरा, दो सतहों के वास्तविक संपर्क के बिंदुओं के बीच शक्तिशाली अणु या परमाणु शक्तियों के आकर्षण का होना भी घर्षण का कारण होता है। घर्षण के प्रकार। सामान्यतया घर्षण दो प्रकार के होते हैं। एक, स्थिर घर्षण। विरोध या प्रतिकूल शक्ति तब लागू होती है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है, लेकिन वास्तविक गति अभी प्रारंभ न हुई हो। इसे स्थिर घर्षण कहा जाता है। उदाहरण, दौड़ने की प्रारंभिक स्थिति। 2, गतिशील घर्षण। गतिशील घर्षण वह प्रतिकूल शक्ति होती है जो तब लागू होती है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप में बढ़ना या चलना प्रारंभ कर देती है। गेंद लुढ़कर रुक जाने तक जो बल लगा वह गतिशील घर्षण बल है। गतिशील घर्षण भी दो प्रकार का होता है।
सरपण घर्षण व रोलिंग घर्षण। सरपण घर्षण। प्रतिकूल शक्ति तब लागू होती है या अस्तित्व में आती है जब एक वस्तु वास्तव में दूसरी वस्तु की सतह पर सरकने लगती है, और तब उसे सरपण घर्षण कहा जाता है। जैसे बर्फ पर स्केटिंग करना व पोल बाल्ट में पोल को प्लांट करना या गाड़ना, डिब्बे को गाड़ी पर चढ़ाना। रोलिंग घर्षण। प्रतिकूल शक्ति तब अस्तित्व में आती है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप से लुढ़कना शुरू कर देती है। उसे रोलिंग घर्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक हॉकी या क्रिकेट बॉल को हिट किया जाता है तो यह मैदान की सतह पर लुढ़कती है, फिर कुछ समय बाद यह रोलिंग घर्षण के कारण रुक जाती है। इस प्रकार का घर्षण खेलकूद में व्यापक रूप से देखा जाता है। उदाहरण, क्रिकेट करने पर मैदान पर लुढ़कती बॉल का रोलिंग घर्षण के कारण रुक जाना। खेलकूद के क्षेत्र में घर्षण लाभदायक है या हानिकारक? घर्षण को प्रायः एक आवश्यक बुराई कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि खेलकूद में इसकी आवश्यकता होती है। घर्षण के अभाव में खेलकूद के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, एथलीट्स दौड़ों व जंप्स में स्पाइक्स का प्रयोग व फुटबॉल के खिलाड़ी स्टड्स का प्रयोग उचित घर्षण के लिए करते हैं। जब वे बिना घर्षण के तेज दौड़ना चाहते हैं तो वे तेज गति से दौड़ने में सक्षम नहीं हो पाते। इसके साथ साथ जिम्नास्टिक के खिलाड़ी भी हॉरिजेंटल बार, अनइवन बार्स व रोमन रिंग्स पर व्यायाम करने से पहले घर्षण रखने के लिए दोनों हथेलियों पर चूना लगाते हैं। पैदल चाल भी कम घर्षण होने पर कठिन हो सकती है। वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी भी जर्क व स्नैच में बार को पकड़ने से पहले हथेलियों पर चूना लगाते हैं। बैडमिंटन में खिलाड़ियों को प्रायः देखा जाता है वे लकड़ी से निर्मित कोर्ट पर जाने से पहले अपने जूतों के तलवों को रगड़ते हैं। वास्तव में खेलों के क्षेत्र में अनेक उदाहरण हैं जहां पर घर्षण लाभदायक होता है। इसके विपरीत कुछ खेलों में घर्षण हानिकारक भी होता है, जैसे साइकिलिंग में सड़क और साइकिल के टायरों के बीच अधिक घर्षण नहीं होना चाहिए। यदि अधिक घर्षण होता है तो साइकिलिंग करने वाले खिलाड़ी की ऊर्जा भी अधिक खर्च होगी या ऊर्जा का अपव्यय अधिक होगा। साइकिलिंग में घर्षण की शक्ति को कम करने के लिए टायरों में हवा पूरी भरी होनी चाहिए। रोलर स्केटिंग में अच्छे प्रदर्शन या उपलब्धि के लिए रोलर्स में कम घर्षण होना चाहिए। परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता है कि कुछ खेलों में घर्षण लाभदायक होता है, जबकि कुछ खेलों में घर्षण की अधिक शक्ति हानिकारक होती है। कुछ सीमा तक विभिन्न खेलों में कुछ घर्षण आवश्यक होती है। इसकी आवश्यकता प्रत्येक खेल में भिन्न भिन्न हो सकती है। खेलाए के क्षेत्र में घर्षण के लाभ तथा हानियों की उदाहरण सहित व्याख्या। घर्षण के लाभ। वस्तु की स्थिति बनाए रखना। घर्षण के कारण की स्थिति व आकार हमेशा एक से बनाए रखता है। गति में सहायता करना। घर्षण खेलों में चलने व दौड़ने के लिए घर्षण का होना अत्यधिक आवश्यक है। घर्षण को बढ़ाने के लिए खिलाड़ी स्पाइक्स का उपयोग करता है। पकड़ को बनाए रखना। घर्षण से हाथ, उंगलियां व हथेली वस्तु को आराम से पकड़ सकती है तथा लंबे समय तक पकड़ को बनाए रखती है, जैसे बैडमिंटन में रैकेट की पकड़। घर्षण की हानियां। वस्तु में टूट-फूट होना। घर्षण से हमेशा वस्तु में टूट व फूट होती रहती है। साइकिलिंग के दौरान यदि टायरों में हवा का दबाव उचित न हो तो टायर तथा भूमि के बीच घर्षण बढ़ जाता है, जिससे पर्याप्त बल लगाने के बावजूद भी अपेक्षित गति प्राप्त नहीं होती। इससे अतिरिक्त खिलाड़ी को गति प्राप्त करने के लिए ऊर्जा का व्यय करना पड़ता है।
गति की दर कम करना। रोलिंग स्केटिंग या बर्फ स्केटिंग घर्षण के कारण गति कम होती है, इसलिए खिलाड़ी के जूते व स्केटिंग की सतह को चिकना बनाया जाता है। खेलों में प्रक्षेप्य। जब किसी वस्तु को आकाश की तरफ या न्यून कोण पर गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत फेंका जाता है या धकेला जाता है और जिसके कारण वह स्वतंत्र होकर गति में रहती है या जड़त्व के कारण वह गतिमान हो तो उसे प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। एक प्रक्षेप्य द्वारा तय किए गए मार्ग को पैराबोला, परवलय या पथ प्रक्षेप्य कहा जाता है। सभी प्रकार की प्रक्षेपित वस्तुओं पर दो प्रकार की शक्तियां लागू होती है। प्रथम गुरुत्वाकर्षण शक्ति तथा द्वितीय वायु प्रतिरोध शक्ति कार्य करती है। हालांकि सभी प्रक्षेपित वस्तुओं पर वायु प्रतिरोध शक्ति उस वस्तु के आकार तथा वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करती है जिसमें यह छोड़ा जाता है। किसी प्रक्षेप्य द्वारा तय किए गए पथ या मार्ग को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, जिसका आकार पैराबोला होता है। खेलकूद के क्षेत्र में प्रक्षेप्य के अनेक उदाहरण हैं, जैसे हैमर थ्रो में हैमर, जैवलिन थ्रो में जैवलिन, फुटबॉल को किक मारना, बास्केटबॉल में बॉल को बास्केट की ओर फेंकना तथा एथलीट द्वारा लंबी कूद लगाना इत्यादि प्रक्षेप्य के उदाहरण हैं। किसी वस्तु की उड़ान या प्रक्षेप्य के मार्ग या प्रक्षेप्य पथ को प्रभावित करने वाले कारक। यदि हम वायु प्रतिरोधन शक्ति व घर्षण को न माने तो किसी वस्तु, एथलीट, गोला, जैवलिन, हैमर या बॉल आदि की उड़ान या प्रक्षेप्य पथ को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। 1. प्रक्षेपण का कोण। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर या अंतरिक्ष की ओर फेंका या धकेला जाता है, तो किस कोण द्वारा प्रक्षेपित की जाती है, इसका उस वस्तु के प्रक्षेप्य पथ पर प्रभाव पड़ता है। प्रक्षेप्य पथ का निर्माण प्रक्षेपित कोण पर निर्भर करता है। 2. प्रक्षेपण की गति। किसी वस्तु या उपकरण द्वारा तय की गई दूरी प्रक्षेपण गति पर भी निर्भर करती है। यदि यह प्रारंभिक वेग कम है तो वस्तु कम दूरी तय करेगी। अगर वेग अधिक है तो वह निश्चित रूप से अपनी अधिकतम दूरी तय करती है। 3. प्रक्षेपण ऊंचाई का लैंडिंग सतह से संबंध। यदि प्रक्षेपण की ऊंचाई व लैंडिंग सतह समान हो तो वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंकना या छोड़ना चाहिए। यदि लैंडिंग सतह का स्तर प्रक्षेपण ऊंचाई से अधिक हो तो प्रक्षेपण के कोण को बढ़ा देना चाहिए, अर्थात 45 डिग्री के कोण से अधिक कर देना चाहिए। यदि लैंडिंग सतह का स्तर प्रक्षेपण की ऊंचाई से कम हो तो प्रक्षेपण का कोण कम कर देना चाहिए, अर्थात 45 डिग्री के कोण से कम कर देना चाहिए। इसलिए किसी वस्तु की क्षितिजीय दूरी प्रक्षेपण की ऊंचाई तथा लैंडिंग सतह की संबद्धता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि एक गोल्फ का खिलाड़ी एक पहाड़ी के ऊपर से बॉल को हिट करता है, तो पहाड़ी की तली से हिट करने वाले गोल्फर की अपेक्षा वह गोल्फर बॉल को अधिक दूरी तक हिट करेगा। बॉल लंबी अवधि तक हवा में रहेगी, इसलिए बॉल को दूरी प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिलेगा। जैवलिन में अधिक दूरी प्राप्त करने के लिए थ्रोअर्स जैवलिन को ऊपर की ओर से पकड़ते हैं ताकि फेंकते हुए जैवलिन अधिक ऊंचाई प्राप्त कर सके। 4. गुरुत्वाकर्षण बल। यह तो सभी को ज्ञात है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम धरती पर चल पाते हैं, क्योंकि यह बल पृथ्वी की किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता या खींचता है जो पृथ्वी से दूर जा रही है। इसी कारण वस्तु पृथ्वी पर लौट आती है। उस वस्तु का जितना अधिक भार होगा उतनी जल्दी वह लौटेगी, अर्थात यह बल किसी भी प्रक्षेप्य के द्वारा तय की जा रही दूरी या ऊंचाई को प्रभावित करता है। 5. वायु प्रतिरोध। जब कोई वस्तु अपने गंतव्य पथ पर गतिमान रहती है
तो वायु का प्रतिरोध उसकी गति में कमी ला सकता है, क्योंकि वायु प्रतिरोध किसी भी वस्तु में प्रक्षेप्य के समानांतर क्षितिजीय घटक को कम कर देता है। वायु का प्रतिरोध वस्तु की सतह एयर रेसिस्टेंस पर, अर्थात वस्तु जितनी चिकनी होगी उस पर लगने वाला वायु प्रतिरोध उतना कम होगा, और अगर सतह खुरदरी होगी तो निश्चित रूप से उस पर लगने वाला प्रतिरोध भी अधिक होगा। हालांकि वायु प्रतिरोध की मात्रा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। 6. स्पिन या घूर्णन। जब प्रक्षेपित वस्तु हवा में घूमते हुए गतिमान होती है तो वस्तु के ऊपरी हिस्से पर उच्च वायुदाब तथा निचले हिस्से पर कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। वायु के उच्च से निम्न वायुदाब की ओर गति करने के कारण वस्तु नीचे की ओर गोता लगाते हुए कम दूरी तय कर पाती है। यदि प्रक्षेपित वस्तु की सतह खुरदरी होगी तो उस पर लगने वाला प्रतिरोध अधिक होगा, जबकि चिकनी सतह होने पर उस पर लगने वाला प्रतिरोध कम होगा। प्रक्षेपित वस्तु की गति बढ़ने के अनुरूप उस पर लगने वाला प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। प्रक्षेपित वस्तु की संहति जितना कम होगा, उस पर लगने वाला प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा।